हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए थे जो भी आपके नर्स को लेकर थे, नर्सिंग कोर्स से लेकर थे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग एंट्रेंस टेस्ट की बात करने वाले हैं। एंट्रेंस टेस्ट को लेकर जितने भी डाउट्स है, जितने भी कन्फ्यूजन है, आज की वीडियो के बाद आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है। तो एंट्रेंस टेस्ट बच्चों यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद ही आपको यूनिवर्सिटीज़ में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो एंट्रेंस टेस्ट समझ गए। एंट्रेंस टेस्ट यानी एक एंट्री टेस्ट। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, सीट लेने के लिए आपको एक पेपर देना होता है। उस पेपर का ही नाम है एंट्रेंस टेस्ट। अब बच्चों ये एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये दो लेवल पे होते हैं, एक स्टेट लेवल और एक सेंट्रल लेवल। स्टेट लेवल के अंदर जितने भी आपके स्टेट्स हैं, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। जो भी कोर्स आप लोग चूज करते हैं उस कोर्स से रिलेटेड, उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको यूपी नेट का पेपर देना होता है। यूपी नेट का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जब जाके उत्तर प्रदेश की टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज आपको अलॉट होती है। जैसे आपके मार्क्स रहते हैं, यानी कि जैसा आप परफॉर्मेंस करते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, आप टेस्ट जिस तरीके से पास करते हैं उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से क्लियर हो चुका है कि एंट्रेंस टेस्ट हमारा एक एंट्री टेस्ट होता है। स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल पे ये एग्जाम कराया जाता है। सेंट्रल लेवल का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, भारत में जितने भी स्टेट है सभी स्टेट के स्टूडेंट उस एंट्रेंस टेस्ट को दे सकते हैं और भारत की टॉप यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट ले सकते हैं। तो आप लोगों को अब मैं बताऊंगा कि कौन से सेंट्रल लेवल पे कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या बॉयज़ भी बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स को कर सकते हैं। तो हम लोग बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं। एंट्रेंस टेस्ट हर एक कोर्स के लिए, हर एक जो भी आपका पैरामेडिकल है, आपका जो टेक्निकल है, चाहे जितने भी फील्ड के आपके कोर्सेज है, अगर आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी से उस कोर्स को कंप्लीट करना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा। तो हम लोग बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे थे, नर्सिंग कोर्सेज की बात कर रहे थे। तो बात कर लेते हैं जो बीएससी नर्सिंग है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग, आप लोगों ने कोर्स को चूज किया है, बीएससी नर्सिंग करना है भारत की टॉप यूनिवर्सिटी से, स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटी से, तो आपको एग्जाम देना होता है एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपको भारत की टॉप यूनिवर्सिटी से करना है बच्चों, तो एक पेपर होता है हमारा एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल लेवल का, नीट का पेपर। नीट सभी लोग जानते हैं, नीट का पेपर होता है बच्चों। ये नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट हमारे सेंट्रल लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट होता है। सभी स्टेट के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं और देते हैं। बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं बच्चों। बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा और आपको सेंट्रल लेवल पर एक अच्छे कॉलेज को लेना है, अच्छे यूनिवर्सिटी को लेना है। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ले। नीट पेपर देने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और बीएससी नर्सिंग आप नीट दे रहे हो तो उसके लिए आपका 12th क्लास में पीसीबी होना चाहिए बच्चों। पीसीबी अगर आपके पास नहीं है तो आप नीट के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो पीसीबी आपका होना चाहिए, ठीक है। आपके जो मार्क्स होंगे वो मार्क्स भी डिपेंड करते हैं। बीएससी नर्सिंग में जब आपका एडमिशन होगा तो 50% आपके मैंडेटरी है, 50% आपका होना चाहिए पीसीबी साइड से, तभी जाके आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो और उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग सीट अलॉट होगी, ठीक है। फिर एग्जाम फॉर्म रिलीज होते हैं मार्च में। अभी एग्जाम फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। 7 मार्च को नीट का एग्जाम फॉर्म निकल चुका है। अगर आप लोगों को नीट देना है तो 7 मार्च में इसके फॉर्म निकल चुके थे। हर साल मार्च के महीने में नीट के एग्जाम निकलते हैं और जो इनकी एज क्राइटेरिया है, यानी कौन बच्चा नीट के पेपर को दे सकता है, कितनी एज उसकी होनी चाहिए, तो 17 साल से 35 साल की एज बच्चे की होनी चाहिए, तभी जाके आप नीट एग्जाम को दे सकते हो। इतनी बात क्लियर हो गई बहुत आसान तरीके से। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ताकि हम आपके डाउट को
बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सके और नर्सिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट को हम लोग सॉल्व आउट कर सके। तो हमारा नीट का एग्ज़ाम होगा वो किस मोड में होगा, यानी कि वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस पे होगा या फिर आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए नीट दे रहे हो तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी कि आप जिस भी स्टेट के बच्चे हो, आपने नीट का पेपर भरा है, ठीक है, तो आपके आसपास में जितने भी हमारे नीट के सेंटर होंगे ना, तो वो सेंटर आपको अलॉट करा दिया जाएगा और वहाँ पे जाके आपको सेंटर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड पे नीट का एग्ज़ाम होता है। अब बात कर लेते हैं कितने लैंग्वेजेस होते हैं, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस फॉर नीट, कितने लैंग्वेज में आप नीट का पेपर दे सकते हो। तो बच्चों, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ी, बंगाली, मलयालम, आसामी, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया और तेलुगु, इतनी सारी मल्टीपल्स लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप कोलकाता से बिलोंग कर रहे हो तो बंगाली में दे सकते हो, अगर चंडीगढ़ पंजाब से कर रहे हो तो पंजाबी में दे सकते हो, अगर आप भारत यानी कि दिल्ली के सेंट्रल में रहते हो तो आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो गुजरात के हो तो गुजराती में भी दे सकते हो। तो बहुत सारी अवेलेबल रहती है लैंग्वेज, नो इशू, ठीक है, लैंग्वेज को लेके कोई इशू नहीं रहेगा। जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा बच्चों, ये पेपर होता है ना, ये 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटा, 3 घंटे का आपका पेपर रहता है, 3 घंटे में आपको नीट का पेपर देना होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, थियोरेटिकल आएंगे या ऑप्शनल आएंगे। तो बच्चों मल्टीपल चूज आएंगे, मल्टीपल चूज क्वेश्चंस आते हैं, आपको टिक करना है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके सामने वहाँ पे 4 ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन पे टिक लगाना होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चों 180 क्वेश्चंस पूरे पेपर में आते हैं। जो आपका पेपर होगा नीट का, तो 180 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और नीट का एग्जाम दे रहे हो तो 180 क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का नीट का पेपर होता है बच्चों, 720 मार्क्स का नीट का पेपर होता है, 720 मार्क्स का। और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, कितने सेक्शंस में होता है, यानी कि जो हमारा पेपर होता है वो कितने सेक्शन में डिवाइड होता है, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। 180 क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, तो एक क्वेश्चन हमारे 4 नंबर का होता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमारे 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस को गलत करते हो, 1 - 1 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे -1 नेगेटिव मार्किंग चलती है। सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अगर आपने बीएससी नर्सिंग देना है तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं हमारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड चूज पेपर। चूज पेपर वहाँ पे 3 आते हैं हमारे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये चूज पेपर का यहाँ पे बता रखा है। अगर आप कोई दूसरे कोर्सेज कर रहे हो और कोई कॉलेजेस होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी होती है, उनका खुद की भी पॉलिसीज होती है कि ये पेपर हमें लेने हैं, ठीक है, तो वही आप नीट में चूज करते हो तो उसका एग्जाम देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ड्रीम है वो बीएचयू में है, बीएचयू में आपको एडमिशन लेना है, एम्स में आपको एडमिशन लेना है, तो उनका क्राइटेरिया होता है कि हमें इतने सब्जेक्ट चाहिए होंगे, तो आप लोग नीट में जब नीट का फॉर्म भरोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो वहाँ पे आपको फीड कर देना है, ठीक है, यहाँ पे चूज कर लेना है अपने जो भी उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो फिर आपने पेपर देना है, ठीक है। जब आपको वो क्वालिफाई हो जाएगा, उस यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप रिजल्ट को लोगे, जब जाके आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आपकी मनपसंद जो यूनिवर्सिटी है, आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। यानी कि जो आप नीट का एंट्रेंस टेस्ट दोगे, उसको क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट हमारे टॉप कॉलेजेस की है, यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, ये हमारा CMC, ये हमारा कॉलेज है, ठीक है ना। फिर BHU, जिपमर, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, कोलकाता, एम्स, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारी लिस्ट है ना, ये हमारी नीट के टॉप कॉलेजेस आते हैं। नीट एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके सामने ये कॉलेजेस के ऑप्शंस रहते हैं। आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज की ये लिस्ट है। जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। लेने से पहले आपको नीट को क्रैक करना पड़ेगा, नीट एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि फिर से दूसरा एक और एग्जाम आता है सेंट्रल लेवल पर, जिसका नाम है CUET। CUET टेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नीट के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। CUET एग्जाम, अगर आपको नीट नहीं देना तो आप CUET भी दे सकते हो, अगर आपको BSc नर्सिंग करना है, ठीक है। CUET को देकर भी आप लोग टॉप कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में अपने सीट अलॉट करा सकते हो। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बोर्ड होते हैं जो कि एग्जाम को कंडक्ट कराता है। जो CUET एग्जाम है अंडर ग्रेजुएट,
ठीक है। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है ये अंडर ग्रेजुएट के लिए। CUET का एग्जाम देने के बाद आप लोग टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपना सीट अलॉट करा सकते हो। समझ में आ रहा है? तो जो NTA है ना, NTA इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और भारत का जो ये एंट्रेंस टेस्ट है ये अपने मल्टीपल्स इसके बहुत सारे सेंटर्स है, ये भी अपना ऑफलाइन जाके होता है, ठीक है ना। CUET एग्जाम भी आपका ऑफलाइन होता है और भारत के हर एक कोने में इसका सेंटर है। आप लोगों को आपके जो स्टेट है, आपका जो शहर है, उसके पास में जो भी आपका CUET एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर होगा वहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। सिलेबस जो इसमें है, एग्जाम जो पैटर्न आता है वो 3 सेक्शंस में आता है। जैसे हमने देखा नीट का जो पेपर है वो 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन में आता है। सबसे पहले हमारा आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसमें ना एक पेपर होता है, जिस भी लैंग्वेज को आपको चूज करना है, चाहे हिंदी करो, तमिल करो, गुजराती करो, बंगाली करो, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक। इसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में डोमेन। डोमेन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था चूज सब्जेक्ट का नीट एग्जाम में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उनकी कुछ पॉलिसीज होती है कि अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है उस यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ पढ़ोगे, वो बताएंगे कि मुझे इतने सब्जेक्ट चाहिए। देन आप लोग जब CUET एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, उसमें भी ऑप्शंस रहते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे सेक्शन 2 जब आप डालोगे तो डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट मेरे को चाहिए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट की डिमांड है। तो उनके अकॉर्डिंग आप लोग डोमेन सब्जेक्ट को चूज़ कर लोगे। सेक्शन 3 में आएगा जो जनरल टेस्ट है, जनरल अवेयरनेस जो होती है, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके GK के अंदर आते हैं, यानी कि सेक्शन 3 के अंदर आते हैं। देखिए CUET का जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, पूरा फॉर्म भरने के बाद जो आपकी फीस कट होती है, तो बच्चों यहाँ पे कैरेक्टर वाइज यानी रिजर्वेशंस के अकॉर्डिंग आपकी फीस लगती है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 3 सब्जेक्ट के 1000 रुपीज़ लगते हैं, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपके 900 रुपीज़ लगते हैं। 3 सब्जेक्ट यानी कि नॉर्मल 3 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं तो आपके 1000 रुपये लगते हैं। फिर उसके बाद जो आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करते हो ना, तो डोमेन सब्जेक्ट आपके कितने भी हो सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट चूज करा रहे हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन चूज करते हो। डोमेन चूज करने के बाद वहाँ पे पर सब्जेक्ट 400 रुपये ऐड होते चले जाते हैं, यानी 1000 रुपये हमारे यहाँ पे फॉर्म में लगते हैं नॉर्मल 3 सब्जेक्ट के। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट को ऐड करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के 1000 रुपये ले रहे हैं, अगर आपने एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो वहाँ पे 400 रुपये और ऐड कर लो, यानी 1400 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपको 1300 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपको SC ST हो और आपने एक सब्जेक्ट चूज किया है तो 800 रुपये में 400 रुपये और ऐड करोगे तो 1200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 3 सब्जेक्ट को ही पेपर दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट के आपको नॉर्मल SC ST PWD वालों को 800 रुपये देना पड़ता है, और जो जनरल और OBC कैटेगरी वाले को उनको 1000 और 900 रुपये देना पड़ता है। और जिनकी नेशनलिटी इंडियन नहीं है, वो बाहर के हैं, बाहर से आके CUET एग्जाम दे रहे हैं, विदेशी है, तो उनकी जो फीस लगेगी ना, वो लगेगी 4500 रुपीज़। नीट एप्लीकेशन फीस जो मैंने बताया 1600 रुपये और 1700-1800 रुपये फीस। CUET की फीस आपको पता लग गई और नीट की भी फीस आपको पता लग गई। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम की। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम यानी कि हर एक स्टेट में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, और सेंट्रल लेवल पर बेसिकली हमारे नीट के एग्जाम, CUET के एग्जाम और एम्स के एग्जाम किए जाते हैं। तो स्टेट लेवल एग्जाम देख लेते हैं। जैसे राजस्थान एक स्टेट है और उस स्टेट की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए RUHS, यानी कि राजस्थान में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो RUHS का एग्जाम देकर, RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, उसमें एडमिशन मिलेगा, उसमें BSc नर्सिंग करने का मौका मिलेगा। RUHS ने अभी रिसेंट में एक नोटिस जारी किया था कि जो भी BSc नर्सिंग करेगा RUHS यूनिवर्सिटी से, तो उसको नीट क्रैक करना पड़ेगा, सबसे पहले नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। और बच्चे और टीचर के प्रोटेस्ट से RUHS ने अपना नोटिस रिटर्न लिया और 1 हफ्ते के अंदर अपना नया एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करने का कमेंट किया। इसके बाद आता है हमारा PGIMR, ये होता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। ये पंजाब की यूनिवर्सिटी है, यानी कि आप पंजाब से बिलोंग करते हो, पंजाब में स्टडी करना चाहते हो, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा PGIMER, जब जाके आपको पंजाब में आपको एडमिशन मिलेगा।
अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, एएनएम करना चाहते हो, जीएनएम करना चाहते हो, तो आपके पास जैसे बीएससी नर्सिंग के लिए सी नेट हो गया, एएनएम जीएनएम के लिए सीपी नेट हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, ये एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, जब जाके आपको उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलती है, जहाँ से आप अपना मनपसंद बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स को कंप्लीट कर पाते हो, वो भी कम फीस में, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपकी फीस भी कम लगती है, कॉलेज भी आपको अच्छा अलॉट होता है और फ्यूचर भी आपका ब्राइट होता है। बिहार की एक एंट्रेंस टेस्ट है जो कि BCECE नाम से होता है। इस एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद आपको बिहार के अंदर कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है उसके बाद वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है या कोई भी दूसरे कोर्स करने एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, तो वो एंट्रेंस टेस्ट JENPAS नाम से होता है, ठीक है ना। इस नाम से एंट्रेंस टेस्ट दिया जाता है। और जो हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में बता रहा था, इसके फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके गूगल पे JKBOPE लिखोगे तो आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट आने के बाद वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस दिखेगा, एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई किस तरीके से करना है, कैसे क्या होता है, प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको जानना है नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट कर कर अपने डाउट को बता सकते हैं, ताकि हम लोग क्लियर कर सकें। तो इन एंट्रेंस टेस्ट को देकर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज चूज कर सकते हैं और कम फीस में अपने मनपसंद कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमें जल्दी से फॉलो कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या डाउट है, ताकि हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। अगर आपके थोड़े भी डाउट क्लियर हुए हो, आपको पता चला हो किस स्टेट में कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, किस स्टेट में किस नाम से एंट्रेंस टेस्ट रिलीज होता है, कब उनके फॉर्म रिलीज होते हैं, ये सारी जानकारी आज हम लोगों ने आपको दी। अगर आपका इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट के जवाब दें और आपके सारे डाउट क्लियर करें। मैं मिलूंगा एक और प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।